पाकिस्तान का वज़ीर आज़म का कोई ताल्लुक आम आदमी से नहीं है। वो कहता है कि मुश्किल वक्त खत्म। पर्ची चेयरमैन को हमने देखा, वो आकर इकानमी का रोना रो रहे। बिलावल नाज न जाने आंगन टेढ़ा, इनको खुद का पता नहीं है कि IMF की बात करते। फूड इन्फ्लेशन जो है, खाने पीने की चीज़ों में जो अफरात ज़र है, 2 साल से वो 10% से नीचे किसी महीने नहीं गया है। इंशाल्लाह अगले साल 5% और उससे अगले साल 6% की रफ्तार पे हम मईशत को तरक्की दिलवाएंगे। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, मईशत में बेहतरी के अदाद-ओ-शुमार पर हुकूमत पुरएतमाद है, जबकि अपोजिशन की जानिब से इस माशी बेहतरी को जाली और खाली करार दिया जा रहा है। दोनों जानिब से धुआंधार किस्म की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और नंबर क्रंचिंग जोरों पर है। अब इस सूरत हाल में किसके दावे सही हैं और किसके दावे गलत, इस पर बात करने के लिए हमारे आज के मेहमान सभी मईशत के अमूर से गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। बिना किसी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के आज अपने मेहमानों से पूछेंगे कि क्या वाकई ही सब कुछ अच्छा हो गया है और मुश्किल दिन अब ख़त्म हो गए हैं। क्या मौजूदा हुकूमत जो कि दावा कर रही है कि आइंदा साल ग्रोथ 5 जबकि इलेक्शन के साल में 6% ग्रोथ होगी, क्या ये हकीकत पसंदाना है? क्या सिस्टम में वो बुनियादी तब्दीलियां कर ली गई हैं कि हम दोबारा IMF के दर पर नहीं जाएंगे? और आने वाले बजट से अवाम को कितनी मस्बत तवक्कुआत रखनी चाहिए, क्योंकि महंगाई के बोझ तले दबा आम आदमी यही पूछता है कि उसके अच्छे दिन कब आएंगे। हमारे साथ बिलाल कियानी साहब मौजूद हैं, आप असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल हैं PMLN के। कुछ ही देर में हमें सलमान शाह साहब ज्वाइन कर लेंगे, आप चीफ मिनिस्टर पंजाब के एडवाइज़र हैं। जनाब फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नीड्स नो इंट्रोडक्शन, इकोनॉमिस्ट हैं, टेलीविज़न टॉक शोज़ पे आप इनको देखते रहते हैं, एंड अनदर इकोनॉमिस्ट उनको भी आप देखते रहते हैं, मुजम्मिल असलम साहब जो हैं वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो जिस तरह की मैंने कहा कि धुएंधार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का जो है वो आजकल सीज़न है, एंड प्री बजट इसी तरह लग रहा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो क्या कहा, जो इस वक्त दावे हैं हुकूमत की जानिब से, हुकूमत ने क्या कहा, पहले ज़रा वो सुन लेते हैं फिर आगे चलते हैं। 13% हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा हो चुका और आप देखेंगे कि इस साल इंशाल्लाह रिकॉर्ड, पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने डॉलर्स पाकिस्तान के अंदर नहीं आए जो कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स प्लस हमारी जो तरसीलात ज़र हैं जो कि पिछले 11 माह से हमारे 2 अरब डॉलर से ज़ायद आ रहे हैं, उनको मिलाएं तो इंशाल्लाह जब इस साल ये पूरा साल क्लोज होगा तो 55 बिलियन डॉलर का इनफ्लो जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स और तरसीलात ज़र को मिलाकर पाकिस्तान के अंदर आएगा। चलिए बिलाल साहब, आपसे अगर शुरू करूँ, एंड अगेन ऑल ऑफ यू आर सीरियस पीपल एंड आई वुड एक्सपेक्ट यू पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोरिंग मी, वी जस्ट टॉक अबाउट फैक्ट्स। मुझे ये बताइए कि जो ये बात की जा रही है कि 13% हमारी जो है वो एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं आफ्टर डिवैल्यूइंग द रुपी बाय लाइक अबाउट 25 to 30%, क्या ये एक अच्छा फिगर है? एक ये, एंड सेकेंडली जो ये बात की जा रही है कि हमारी इनफ्लोज जो हैं वो 55 बिलियन डॉलर्स पे जो हैं वो चली जाएंगी। अब इसमें अगेन वन इज़ रिलेटेड टू द डिवैल्यूएशन ऑफ द रुपी, एंड देन सेकेंडली जो रिमिटेंसेस हैं इसमें उसका बहुत बड़ा हाथ है। और इस वक्त क्योंकि बाकी चैनल्स जो हैं वो बंद हैं बिकॉज ऑफ कोविड, तो हवाला हुंडी पे भी जो है वो क्लैंप डाउन है, एक ये बात। दूसरा ये भी कहा जा रहा है बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट गोइंग अब्रॉड, दुनिया बंद है तो डॉलर्स बाहर भी जो है वो नहीं जा रहे। ये सस्टेनेबल है? इस फिगर को आप किस तरह देखते हैं? ये अगर देखिए जी, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, फर्स्टली थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जहाँ तक एक्सपोर्ट्स की बात है जी, देखें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एक्सपोर्ट्स पिछले 2 सालों में कम से कम फिस्कल ईयर 2020 के एंड तक जो 2 फिस्कल ईयर हैं उसमें डॉलर टर्म्स में फ्लैट रही हैं। और रीज़न दिस इज़ इंपॉर्टेंट टू फ्लैग इज़ कि पहले साल में आते ही PTI हुकूमत ने जो सारे मेजर्स लिए वो सारा जोर ही, आपको याद होगा, इनका नैरेटिव भी एक्सपोर्ट्स था, करंट अकाउंट डेफिसिट था, तो इसलिए डीवैल्यूएशन भी हुई। और आपने बाकी मेजर्स भी देखे हैं जिसकी वजह से पॉलिसी रेट इन्होंने अचानक हाइक किया था, जिससे GDP ग्रोथ भी अचानक हमारी बहुत स्लो हो गई थी। ये इसलिए हाईलाइट करना ज़रूरी है कि फॉर 2 years इट रिमेन फ्लैट। अब ये जो बार बार एक्सपोर्ट्स के फिगर्स आपको बताते हैं तो ये पिछले साल से मवाजना करते हैं। दिस इज़ आफ्टर 2 years ऑफ फ्लैट ग्रोथ। सो इफ यू लुक एट इट इन 3 year टर्म्स इट इज़ नथिंग। या तो हम फिस्कल ईयर 19 में अभी बैठे हों तो ये 13% क्लेम कर रहे हो तो इट इज़ डिफरेंट, और वो भी इतने सारे मेजर्स के बाद
जिसके अंदर बाकी इकॉनमी ने बहुत सफ़र किया है, क्योंकि इन लोगों ने इतना जोर, और आज भी आप देखें एंड आप इनकी नैरेटिव बिल्डिंग अगर देखें तो इनका कोई भी MNA जिसकी शायद उतनी इकॉनमी से नहीं भी वाबस्तगी या समझ, उनको भी उन्होंने टॉकिंग पॉइंट्स दिए होते हैं कि वो सबसे पहले करंट अकाउंट डेफिसिट इज फ्रंट एंड सेंटर इन द नैरेटिव। तो एक तो जी ये बात है, और इसीलिए जो एक्सपोर्ट्स में अगर थोड़ी बहुत ग्रोथ है वो भी आई डोंट थिंक इट इज़ वेरी इंप्रेसिव। द सेकंड थिंग इज़, और बल्कि आई थिंक ये अभी जो फिगर्स आए हैं मार्च के, देवर अलार्मिंगली सॉरी, अभी जो गुज़िश्ता महीने के जो भी फिगर्स रिलीज़ हो रहे हैं वो आई हर्ड कि दे आर वेरी वेरी लो, और ये ऑफिशियली अभी रिलीज़ भी हो जाएंगे, एंड दैट्स वरीइंग। बट द अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि अगर एक्सपोर्ट्स में बेहतरी आई भी है तो इंपोर्ट्स भी अब आहिस्ता आहिस्ता उसी तरह बढ़ रही हैं। देखें इनने करंट, बिकॉज पहले आपकी जो इनकी करंट अकाउंट डेफिसिट का जो इनका सारा नैरेटिव है वो अगर आप देखें तो एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ पे नहीं बेस्ड सारा, या रेमिटेंसेस या इंपोर्ट्स के ऊपर, और इंपोर्ट्स में रिडक्शन इसलिए थी बिकॉज देयर वाज एन इकोनॉमिक स्लो डाउन। तो अगर पूरी का ये तो इस तरह जैसे आप बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, बच्चे को स्कूल से निकाल के आप कहें कि मेरा खर्चा कम हो गया, दैट्स द सॉर्ट ऑफ एनालॉजी यू कैन मेक विद दिस। और अब आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि इंपोर्ट्स वापस आ रही हैं। पिछले एक साल में इन्होंने ऑयल प्राइसेस के विंडफॉल को भी बड़ा बेनिफिट किया, $2.5 अरब इन्होंने अपने इंपोर्ट बिल में सिर्फ वहाँ से सेव किया। और रेमिटेंसेस भी जिस तरह आपने कहा कि एक हवाला वो हुंडी वाला है, और दूसरा वैसे भी दिस इज़ अ फैक्टर दैट I mean, frankly, is mostly out of their control. मेरा ताल्लुक जेलम से है जी। मैं जेलम में जब बात करता हूँ, हमारे बैंक मैनेजर्स एक दो से मेरी बात हो रही थी, वो भी बता रहे थे कि रेमिटेंसेस में जो जंप आई है उसकी एक फैक्टर ये भी है कि बहुत सारे लोग बाहर अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से वापस आ रहे हैं। तो वो एक ही वक्त में अपनी सारी जो अमाउंट्स हैं वो जी वी डोंट थिंक इट इज सस्टेनेबल एट ऑल। इवन जो करंट अकाउंट डेफिसिट में जो इनकी रिडक्शन जो ये क्लेम करते रहे हैं वो भी क्वालिटी नहीं थी, और आगे वी आर वरीड कि आगे ये अभी दिस करंट अकाउंट डेफिसिट इज नॉट सस्टेनेबल, और एज इंपोर्ट्स ग्रो दिस विल कम बैक। अच्छा, मैं चाह रही थी कि दोनों जो हमारे जो साहब हैं जिनका पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक है, पहले अगर एक पॉलिटिकल नैरेटिव ले लेते उसके बाद हमारे जो एनालिस्ट हैं उनके पास जाते हैं, लेकिन डॉक्टर सलमान साहब ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, तो ओवर टू डॉक्टर फारूक साहब। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो भी आपसे भी यही सवाल कि 13% अगर इंक्रीज आ भी गया है तो क्या इट्स अ वेरी इनकरेजिंग फिगर, या इस पे हमें बहुत जो है वो खुश होना चाहिए कंसिडरिंग इतनी ज़्यादा रुपये की जो है वो डिवैल्यूएशन हो चुकी है। एंड देन दी अदर फैक्टर्स जो इनफ्लोज की बात हो रही है, $55 बिलियन के जब हम क्लोज करेंगे तो वो होगा। तो जो भी सारी डिस्कशन हुई हवाला हुंडी वाला, जिस तरह अभी क्यानी साहब कह रहे हैं कि दिस इज़ अ वन टाइम फिनोमेना बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर अनएम्प्लॉयड, दे आर कमिंग बैक, सो ऑल ऑफ दैट फैक्टरिंग इन ऑल ऑफ दैट, आप समझते हैं सस्टेनेबल है? आई वॉन्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस। डॉक्टर साहब, आप मुझे 3 डिफरेंट किस्म के माशी इशारे जो हैं उनके ऊपर बहस नजर आ रही है। एक तो प्योर सियासी माशी इशारे हैं, ऑपोजिशन जो है वो ऐसे अपने पसंदीदा माशी इशारे निकाल लाती है और ये कायल करने की कोशिश करती है कि बहुत ही बुरा हाल है और इकॉनमी इज गोइंग नोवेयर, और दूसरी तरफ हुकूमती पार्टी जो है वो अपने पसंदीदा माशी इशारे सामने ले आती है और वो ये साबित करने की कोशिश करती है कि शायद दूध और शहद की नहरें बह गई हैं। तो एक तो ये सियासतदानों की है, दूसरी टेक्निकल है जो मईशतदानों की है। मैं अमूमन शोज में देखता हूँ, आज भी मुझे महसूस हो रहा है कि जिस किस्म की टर्मिनोलॉजी, जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, ये करंट अकाउंट सरप्लस और ये रेमिटेंसेस, ये शायद मईशतदानों की मईशत है और बेहतर होगा कि मईशतदान बैठ के इनके ऊपर बहस करें। तीसरे जो माशी इशारे हैं वो सीरियसली 22 करोड़ पाकिस्तानियों के माशी इशारे हैं। वो ना तो करंट अकाउंट सरप्लस देखते हैं, वो ना रेमिटेंसेस देखते हैं, ना उनको पता है कि ये जीडीपी ग्रोथ में क्या चक्कर है, इसका फायदा क्या है। अगर सिंप्लीफाइड कर दें, आम आदमी की जो मईशत है वो मैं समझता हूँ 3 या 4 इशारियों से ज्यादा नहीं है। वो पहला इशारिया देखते हैं कि आटे की क्या कीमत है, आज क्या कीमत थी और 3 साल पहले क्या कीमत थी या पिछले साल क्या कीमत थी। वो देखते हैं चीनी की क्या कीमत है, और फिर माहाना बिल जो आता है बिजली का वो देखते हैं कि उसका क्या हाल है, और फिर आमदन का क्या हुआ, क्या हमारी आमदन, हमारी कुव्वत बढ़ रही है या कम हो रही है। तो एक तो मईशतदानों की जो मईशत है मेरे ख्याल है उसको छोड़ दें, ये इशारे हैं पाकिस्तानियों के, आम पाकिस्तानी के। अब जब सवाल उठता है कि 3 साल पहले 35 रुपए का किलो आटा मिल रहा था, आज वो 75 रुपए का क्यों मिल रहा है, तो हुकूमती पार्टी जो है उसका जवाब देती है कि जी रेमिटेंसेस बहुत बढ़ गई हैं। जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि आज से 3 साल पहले
मेरे घर में जो बिजली का बिल आता था वो 11 रुपए का यूनिट था, आज वो 23-24 रुपए का यूनिट आ रहा है। तो उसका जवाब आगे से ये मिलता है कि जी करंट अकाउंट सरप्लस देख लीजिए। तो सवाल कुछ और हो रहा होता है जो आम आदमी के ज़हन में आता है और आगे से जवाब कुछ और मिलता है। तो फारूक सलीम साहब, कथा कलामी की माफ़ी, बेशक मईशतदानों का ये मामला है, लेकिन क्योंकि हुकूमत ये चीज़ें सुनाती है और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में आम आदमी को ही सुनाती है, तो मैं इसलिए चाह रही थी कि इस पे आप भी अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दीजिए। आगे जाके जो आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी तो आ नहीं रही, उस पर तो हमने बात करनी है, लेकिन बिकॉज हुकूमत की तरफ से ये आ रहा है, तो अगर उस पर भी आप हमें बता दीजिए। अच्छा, वो टेक्निकल पे भी आ जाता हूँ बेशक, लेकिन सीरियसली आपको कोई मईशतदान नहीं चाहिए ये समझाने के लिए कि मईशत की सिमत दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त, या गलत सिमत में जा रहे हैं। आपके सामने जो कैमरामैन खड़ा है, आपके साथ जो प्रोड्यूसर साहब काम करते हैं, पाकिस्तानी जो आटा लेने जाता है, जो चीनी लेने जाता है, जो बिजली का बिल देता है, उसको पता है कि उसकी मईशत किस सिमत में जा रही है। ना कोई मईशतदान उसको कायल कर सकता है, ना कोई वजीर खजाना उसको कायल कर सकता है, ना कोई वजीर आजम उसको कायल कर सकता है। अच्छा, अब टेक्निकल फिगर्स की बात कर लें। देखिए 3.94% की ग्रोथ हुकूमत ने ऐलान कर दिया। अब हम सब यकीन जानिए कि जब पहली दफा मैंने वो फिगर सुनी तो दिली खुशी होती है कि देखिए हमारी मईशत जो है वो सही सिमत पकड़ने लगी है, लेकिन ज्यादा देर नहीं लगती वो खुशी फिर हैरानगी में तब्दील हो जाती है। और हैरानगी की वजह ये होती है कि 1 महीना पहले हुकूमत ने एक डॉक्यूमेंट है जो कहलाता है मीडियम टर्म बजटरी फ्रेमवर्क। वो एक डॉक्यूमेंट है जो हुकूमत पाकिस्तान वजारत खजाना ने IMF के पास जमा करवाना होगा। उसमें हुकूमत पाकिस्तान की जो अपनी पेशीन गोई थी वो 2.9% थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये 1 महीने में क्या हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई ऐसा बूम आ गया, कोई नई फसल बेशुमार निकल आई जिसका हमें 1 महीना पहले पता नहीं था, जिसकी वजह से GDP ग्रोथ जो है वो 3.94% पे पहुंच गई? क्या हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसने 1 महीने में इतनी तरक्की कर ली या इतनी प्रोडक्शन कर ली? और 34 सेक्टर जो है वो हमारा सर्विसेज सेक्टर है, यानी कि रिटेल और होलसेल का बिजनेस, क्या वो कोविड के दौरान इतना फल फूल गया कि हमारी जो इतनी तरक्की की शरह सामने आ गई? एक और चीज डॉक्टर साहिबा जो मैंने सोचने से कासिर हूँ कि हुकूमत ने खुद से बताया कि 22% बिजली और गैस की खपत जो है वो कम हो गई। तो अब एक आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जो ना बिजली इस्तेमाल करता है ना गैस इस्तेमाल करता है और उस बावजूद वो एक्सपेंड करे चले जा रहा है। देखिए बिजली का और इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक डायरेक्ट ताल्लुक है। ठीक, मैं ज़रा मुज़म्मिल साहब की तरफ भी चलती हूँ। मुज़म्मिल साहब, आप किस तरह देख रहे हैं जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं कि फिगर्स बहुत अपनी जगह, लेकिन द पिक्चर इज़ नॉट एज रोजी एज द गवर्नमेंट इज पेंटिंग इट। आपका आई लाइक योर टेक ऑन दिस। जी, मैं बिल्कुल 100% डॉक्टर साहब की एक बात से एग्री करता हूँ कि आम आदमी को जो है पल्स बता देती है कि मईशत के सिमत में चल रही है। और हुकूमत की चीजों की जरूरत पड़ती है। पहली एक चीज करेक्ट कर दूं, सामने का बिजली की खपत पिछले साल से कम हो गई है। 2 नंबर हैं। एक नंबर है कि पिछले साल से कितनी प्रोडक्शन हुई है, तो वो ज्यादा हुई है 7%, और जो सर्वे में नंबर है वो 22% मनफी है। वो खपत से नहीं ताल्लुक उसका, वो सब्सिडी और वो एक सारा कुछ उसमें कैलकुलेशन होती है। तो जितने बिजली के यूनिट पिछले साल बने थे, इस साल 7% ज्यादा, 7% ज्यादा बने, और आप नेपरा का और ये सारा रिकॉर्ड उठा के इसको रिकन्फर्म कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि डायरेक्शन आम आदमी को अपनी हैबिट से नजर आ जाती है, समझ आ जाती है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर GDP ग्रोथ में अप की तो अभी जो है सो फार एज वी स्पीक 11 महीने में 4,170 अरब रुपए टैक्स कलेक्ट हो गया। पूरे साल का टारगेट था 4,700 अरब रुपए, जो 11 महीने के नंबर्स के बाद नजर आ रहा है कि ये एक्सीड कर जाएगा। और अगर ये एक्सीड कर गया और 4,800, तो एक माली साल में 1,000 अरब रुपए पाकिस्तान की तारीख में कभी भी इजाफी टैक्स नहीं आया। तो ये अगर मईशत बेजान होती और जान नहीं होती तो ये टैक्स नहीं आता। फिर आप आ जाएं सारी कंजम्पशन के पैटर्न्स पे आ जाएं, सेल्स पे आ जाएं। सीमेंट सेल्स
अब सीमेंट कोई अगर एमनेस्टी स्कीम आई है, लोग कहते हैं कंस्ट्रक्शन पैकेज आया है, किसी ने जो है उसकी आगे चीज़ें बिक रही हैं तो उसने जो है तामीरात शुरू की हैं, तो वो चीज़ आ गई। फिर आप उसके बाद आ जाए ऑटो सेल्स पे, फिर आप उसके बाद आ जाए फर्टिलाइजर की सेल्स पे, फिर आप यू नेम द थिंग कि इस वक्त जो है हर चीज़ की, फिर रिटेल एंड होलसेल पे आ जाए आप, रिटेल के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिर आप जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पिछले साल $1 अरब से कम थी आपकी आईटी एक्सपोर्ट, $2.25 अरब पे चली गई। अच्छा, 3 सेक्टर ऐसे हैं जहां पे सबसे ज्यादा लेबर फोर्स एम्प्लॉयड होती है। एक है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, बल्कि 4 सेक्टर है। एक है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, ओनली कॉटन क्रॉप के अलावा तमाम क्रॉप ने रिकॉर्ड ग्रोथ दी है, और ना सिर्फ रिकॉर्ड ग्रोथ दी, अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स तोड़े हैं सारे। फिर आप आ जाए कंस्ट्रक्शन, रियल 30% ईयर ओवर ईयर ग्रोथ आ गई वहां पे, यहाँ पे सबसे ज्यादा लेबर यूज होती है। तीसरा आपकी जो है एसएमई इंडस्ट्रियल सेक्टर, एसएमई लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। देखें, एक अभी आर्ग्यूमेंट आ सकता है कि पिछले साल आपका कोविड था तो कारखाने बंद थे, तो अगर वो कारखाने जरा भी खुलेंगे तो परसेंटेज में बहुत ग्रोथ नजर आ जाएगी। लेकिन एक होता है इंडेक्स का नंबर। पीएमएलएन की जब हुकूमत गई थी तो एक महीना ऐसा था जिसमें 175 इंडेक्स का प्रोडक्शन का नंबर लगा था। इस पिछले 6 महीने में कंटिन्यूसली जो है वो रिकॉर्ड टूटा है और उससे ऊपर प्रोडक्शन हो रही है। तो पाकिस्तान में जितनी भी, चाहे गाड़ियां, चाहे फर्टिलाइजर, चाहे सीमेंट प्रोड्यूस 2008-18 में होता था, उससे कहीं ज्यादा हो रहा है। एक्सपोर्ट्स, ये 4 आईटी एक्सपोर्ट्स में आपकी जो है ना यंग जनरेशन, जो नई लेबर मार्केट में लोग आ रहे हैं, जरा से भी जो है मतलब पढ़े लिखे और उनको टेक्नोलॉजी यूज करने आती है, ये इशारे हो गए। फिर आप आ जाए बैंकिंग सेक्टर पे, 42% क्रेडिट ग्रोथ है लास्ट ईयर। अगर लोगों ने क्रेडिट लिया है तो फॉर व्हाट रीजन? उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी एक्सपेंशन में या बिजनेस एक्टिविटी में डाला है। फिर आप आ जाए डिपॉजिट ग्रोथ, 13% डिपॉजिट ग्रोथ। टैक्स की ग्रोथ मैंने आपको बता दी 15%। There is a way to calculate why people are relying on सेंट्रल बैंक डाटा के जी उसने उस दिन 2.9 बोल दिया था, अब 4 कैसे हो गया? उनके पास अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो वी हैव टूल्स टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। और मैं कभी भी, मैं आपको बताऊं, मैं पिछले साल अक्टूबर नवंबर से कहता था इस साल 4 से 5% ग्रोथ आ जाएगी। उसकी वजह यह थी कि वी टॉक टू पीपल। हम कराची में बैठे हैं, पल्स में बैठे हैं, मार्केट्स को रोज देख रहे होते हैं, उनकी एक्टिविटीज देख रहे होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज की कंपनी की प्रॉफिट्स की बात बता देता हूँ, उसमें 93% प्रॉफिट की ग्रोथ हुई है। 93% प्रॉफिट की ग्रोथ क्यों हुई है? दिस इज द ऑल टाइम हाई अगेन। तो ये तमाम इशारे जो हैं वो बता रहे हैं और वो इंडिकेट कर रहे हैं कि जो है वी आर मूविंग फॉरवर्ड। हाँ, ये एक सवालिया निशान है कि इसके ज्यादा अवाम मेजॉरिटी फायदे के हैं या नुकसान ले रहे हैं। एक छोटी सी एग्जांपल डॉक्टर साहब ने कही कि आटा लोग देखते हैं कि मुझे 35 का मिलता था, 75 का मैं ले रहा हूँ या 80 का ले रहा हूँ, जितने का भी ले रहा हूँ। मैं इसका उल्टा कहता हूँ, जिस आदमी की गंदुम की पैदावार जो करता था या जिसकी सेल होती थी, आज उसको मुज़फ़्फ़र साहब, आपकी ऑडियो में बहुत इशू आ रहा है, बार-बार डिस्कनेक्ट हो रही है ऑडियो। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो जो है मेरे सामने जो है चीज है मैं तो कर रहा हूँ। अब मे बी इंटरनेट मेरी साइड से प्रॉब्लम हो सकता है। आई कांट से एनीथिंग। मैं यही आपसे कह रही हूँ कि या तो आपको दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि बार बार ऑडियो टूट रही है, आपका आर्ग्यूमेंट जो है वो नहीं उस तरह आ रहा। सो विल रिकनेक्ट यू। वो आपकी बात नहीं समझ आई, एंड वाला जो पॉइंट था आपका। प्रोड्यूसर अगर रिकनेक्ट करें मुज़म्मिल साहब को, ताकि उनका जो ब्रेक का भी टाइम हो गया, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो जो ये पॉइंट है कि आम आदमी तक क्यों नहीं इसके समरात पहुँच रहे, विल टॉक अबाउट दैट। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुज़म्मिल साहब, आप जो लास्ट आपका पॉइंट था, आप जो डॉक्टर साहब कह रहे थे आटे चीनी वाली आप बात कर रहे थे, वो आपका फ्रीज हो रहा था सिग्नल। सो इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू, आप बात खत्म कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ, मैं ये कह रहा था कि देयर आर टू साइड ऑफ द कॉइन। वन साइड इज दोज हु आर बाइंग इट, और द अदर साइड ऑफ द कॉइन दोज हु आर प्रोड्यूसिंग इट, आर दे गेटिंग द फेयर वैल्यू ऑफ देयर प्रोडक्शन और नॉट। तो एज फार एज आई नो, ऑल टुगेदर जो है एग्रीकल्चर के साथ पाकिस्तान की 60% आबादी है,
बट क्रॉप बिजनेस के साथ 38%, आप 38% आबादी की लोगों की इनकम लेवल्स बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली जो अभी जो करंट वेव ऑफ इन्फ्लेशन है, या उन्होंने जो पिछले सालों में बिकॉज ऑफ दी टफ इकोनॉमिक मेजर जो अपनी चीज़ें पूरी करनी थी, तो नाउ दे आर इन अ पोजीशन विच इज़ वाई जो है ऑल टाइम हाई जो है मोटर बाइक की सेल, सीमेंट्स की सेल, लोग अपने घर बना रहे हैं, ये चीज़ें कर रहे हैं। तो देयर इज ऑलवेज अ बेटर साइड, और जो रूरल इकोनॉमी है इससे काफ़ी बड़ी है, और ना सिर्फ वो बड़ी है बल्कि पाकिस्तान, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस प्राइस एक्शन जो है पाकिस्तान की प्रोडक्शन भी ऑल टाइम हाई लेवल पे चली गई है। ऑल्दो अभी जो NSE है उसने 27.2 मिलियन टन का नंबर बोला है, बट इट मुज़म्मिल साहब, माजिद साहब, बार बार आपका सिग्नल जो है वो फ्रीज हो रहा है। मैं ज़रा बिलाल साहब की तरफ चलती हूँ। बार बार आपका सिग्नल माजिद के साथ फ्रीज हो रहा है। बिलाल साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, बिकॉज़ आई सॉ यू राइटिंग, आप कुछ जो है वो रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं आप। जी, दो फिगर्स के बारे में जी। एक तो GDP ग्रोथ का ये जो फिगर है, क्योंकि इसके बारे में भी बात हुई है 3.94% के, और आपने देखा ये जैसे ये फिगर आया है सिर्फ ऑपोजिशन की तरफ से नहीं, इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट ने भी इसको चैलेंज किया है। एक रिपोर्ट आई जिसमें नेशनल अकाउंट्स कमेटी का हवाला दिया गया कि उसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने पहले ऑब्जेक्ट किया, फिर मीटिंग पोस्टपोन हुई, उसके अलावा स्टेट बैंक ने उस पर ऑब्जेक्ट किया, लेकिन फिर स्टेट बैंक ने उसकी तायद भी कर दी। बाद में स्टेट बैंक ने तायद भी कर दी। स्टेट बैंक की जो उस टाइम पे रिपोर्ट थी कि अंटिल द एंड ऑफ द मीटिंग देन व्हाट द कमिटी डिसाइडेड दे वर बाउंड बाय इट, बट एट द टाइम द न्यूज़ वाज दैट दे डिडंट एग्री। उसके अलावा एक ये भी खबर आई थी कि PBS वाज प्रेशराइज्ड। बट इसको अगर आप छोड़ भी दें तो क्रेडिबिलिटी ऑफ नंबर्स पे आप ये ज़रूर देखें कि पहले साल में इन्होंने पहली दफ़ा फिगर रिपोर्ट किया था 3.3% ग्रोथ का। अगले साल इन्होंने रिवाइज डाउन किया बाय 1.4%, एंड दैट्स नॉट अ स्मॉल रिडक्शन। जिस पे शेख साहब ने कहा था कि हाँ ये नहीं होता, इस तरह नहीं होता। तो एक ये इशू रहा है जी। दूसरा, अगर आप इनके इसको 1.9 को पहले साल में ले लें, -0.5 इनने अभी क्लेम किया है, और वो भी IMF और वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं कि इट्स लोअर, -1 -1.5 की भी है उसके ऊपर लोगों का दिया, और उसको आप ले भी लें तो नंबर 1 अगर ये 3.5 आप कह लें 3.25 व्हाटएवर इट इज़, ये तो फ्रॉम अ -0.5% बेस। तीसरी बात ये है कि हमारे फाइनल ईयर में, हमारे से मुराद PMLN के फाइनल फिस्कल ईयर में 2018 में 5.8% GDP ग्रोथ थी, और उसके बाद अगर आप इनके नंबर्स भी ले लें तो एवरेज GDP ग्रोथ पर ईयर 1.8% बनती है, जो कि पॉपुलेशन ग्रोथ से भी लो है। और इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं, इसका इफेक्ट हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स और पॉवर्टी नंबर्स में आ रहा है, जो कि डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब भी के ये नंबर्स हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट में 50 लाख जो है जॉबलेसनेस बढ़ी है, और इसी तरह पॉवर्टी लाइन जो हमारे दौर के अंदर 2 करोड़ लोग उनको पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाया गया था, वो अब वापस नीचे चले गए। तो इसी तरह जी GDP ग्रोथ के इनके नंबर्स की इंटेग्रिटी का भी इशू है, और मगर अगर आप ले भी लें तो इवन देन इट्स नॉट अ रोजी पिक्चर। एंड 3.94% आप इनका मान भी लें तो PMLN के 5 साल के दौर के अंदर इट्स स्टिल लोअर देन एनी ऑफ आवर 5 years, सो दैट्स ऑल्सो कंपेरिजन डिस्पाइट अ लो बेस। दूसरा नंबर इन्होंने बोला टैक्स रेवेन्यूज़ का। टैक्स रेवेन्यूज़ में जी कहानी ये है कि फिस्कल ईयर 2019 में पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा नेगेटिव टैक्स ग्रोथ हुई। पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि पिछले साल के कंपैरिजन के अंदर टैक्स रेवेन्यूज़ में कमी आई। दूसरे साल भी 3.8 ट्रिलियन पे रहा, और 2 साल इनकी फ्लैट रही है। हमारे दौर में 1.9 से 3.8 ट्रिलियन प्री कोविड जी, प्री कोविड नहीं, अब प्री कोविड के ऊपर मैं आपको अलग बता सकता हूँ जी। देखें, नहीं ये देखें, एंड दीज नंबर्स आर प्री कोविड एग्जैक्टली, एंड सो प्री कोविड एज वेल इन द फर्स्ट ईयर they had not been able to raise tax revenues. First time negative tax growth हुई। दूसरे साल में भी, दूसरा साल जून 2020 तक ख़त्म हो गया था, तब तक कोविड इम्पैक्ट, और उसके ऊपर भी एक अलग डिबेट हो सकती है। हमने कल अपने सेमिनार में भी इसको बड़ी तफसील में एड्रेस किया है। मगर दूसरे साल में भी 3.89 या इस तरह करके ट्रिलियन का इनके टैक्स रेवेन्यूज़ आए। तीसरी बात यह है कि अभी इन्होंने मुज़म्मिल साहब मेरे ख्याल से बता रहे थे कि 4170 का फिगर आया है अभी तक जो इस टैक्स ईयर में सो फार। उसमें अगर आप मैं एक बात बताऊं कि अभी इन्होंने सेलिब्रेट किया, चंद दिन पहले इमरान खान साहब ने ट्वीट भी किया कि जी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा 4000, 4500 से ऊपर का तो मेरे ख्याल से टैक्स टारगेट हमारा था जब हम बजट छोड़ के गए थे कि फिस्कल ईयर 19 में होना चाहिए। तो आपको तो उल्टा ये तो शर्म का बायस होना चाहिए कि आप इस साल में 4000 पे आ रहे हैं, और ये चीज़ उस साल में हो जानी चाहिए थी। तो 3 सालों के अंदर अगर आप 3.8 ट्रिलियन से 4.5 पे या 4.4 पे ले आते हैं। और आखिरी बात ये, बल्कि आपकी इजाज़त से 2 और बातें इसी से रिलेटेड। एक ये कि मुज़म्मिल साहब ने कहा इनका टैक्स टारगेट 4.7 ट्रिलियन था, 4.7 नहीं था, 4.9 ट्रिलियन इनका बजट का, 4.96 ट्रिलियन इनके बजट का स्टेटेड था। पहले दूसरे साल में जिसमें इनका 3.8 आया है,
उसमें इनका टैक्स टारगेट 5.5 था जो फिस्कल ईयर 2020 गुजरा है, और उसमें इनका 1.6 ट्रिलियन का मिस आया। लास्टली आज ही एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट है जिसमें ये लिखा हुआ है कि इन लोगों ने पिछले साल फिगर्स ओवरस्टेट किए, इन्होंने अपने टैक्स रेवेन्यूज के अंदर टैक्स रिफंड्स को डिडक्ट करना होता है वो नहीं किया, उन्होंने एक्सपेंसेस में डाल दिया। इस साल भी 40 अरब उस तरह के डाल चुके हैं, और एजीपीआर ने, गवर्नमेंट के अपने इदारे ने ये ऑब्जेक्शन भेज दिया और उन्होंने अपने नंबर्स लेकिन टैक्स रिफंड्स तो सबसे हाईएस्ट भी गवर्नमेंट ने जो है वो दिए हैं, बल्कि जो पिछले 8-10 साल से फंसे भी हुए थे वो भी इन्होंने देखिए उसके फिगर्स हम अलग देख लेंगे, बट द फैक्ट इज कि इन लोगों ने डिलिबरेटली इन्फ्लेट किए टैक्स रेवेन्यूज, और इनके अपने इदारे अब इस पे कहने पे मजबूर हो गए हैं कि अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के खिलाफ है, और हम भी अपने प्रैक्टिसेस में गवर्नमेंट का इदारा होने के बावजूद हम इसको नहीं एक्सेप्ट कर सकते। देव करेक्टेड देयर फिगर्स। चले, ये तो अब ऑब्वियसली ऑपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू था, बार बार हम कोशिश कर रहे हैं, कमिट में किया था डॉक्टर सलमान शाह साहब ने कि हमें ज्वाइन करेंगे, अनफॉर्चुनेटली कांट ज्वाइन अस फॉर व्हाट एवर रीज़न, वो फ़ोन नहीं उठा रहे। डॉक्टर साहब की तरफ चलती हूँ। डॉक्टर फारूक साहब, ये बताइए कि अगेन जिस तरह आपने ही बात की कि बार बार हम सुनते हैं कोई बात पूछे तो उस पर करंट अकाउंट का जो है वो हमें हवाला दिया जाता है। एक दफ़ा ज़रा सुन लेते हैं कि अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं उसमें करंट अकाउंट के हवाले से क्या बात हुई, फिर आगे चलती हूँ। खास तौर के ऊपर आप टैक्स कलेक्शन देखें कि पिछले 11 माह के अंदर 4170 अरब रुपया जो है वो टैक्स कलेक्ट हुआ, जिसके अंदर हमने 28% हमारी सेल्स टैक्स कलेक्शन के अंदर इजाफा, 18.5% कस्टम्स कलेक्शन के अंदर इजाफा, 11.5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी के अंदर इजाफा, और 3 लाख नए टैक्स फाइलर्स का जो है वो इजाफा हुआ, जो कि तकरीबन 29.5 लाख जो है वो एक्टिव टैक्स फाइलर्स हैं पाकिस्तान के अंदर। जो करंट अकाउंट हमारा डेफिसिट था जो कि हमें 19.2 अरब डॉलर पे मिला था, आज हमें उसे $800 मिलियन सरप्लस के ऊपर ले आए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगेन ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट की बात हो रही है कि सरप्लस में चला गया 800 मिलियन, तो अभी ये फोरकास्ट आ रही है कि एक्सपोर्ट्स अगर 6.5% बढ़ेंगी तो उसी तरह इंपोर्ट्स जो हैं, अगर दोबारा आपने एक्टिविटी मार्केट में आ रही है, मशीनरी मंगवानी है वगैरह वगैरह, तो वो 13% से बढ़ेगी। तो ये भी अगेन, और प्राइम मिनिस्टर साहब भी ये कह चुके हैं कि मुझे अब डर ये है कि वो जो करंट अकाउंट हमारा जो है वो सरप्लस में जा रहा है, दोबारा जो है वो नीचे आएगा। ये कोई मॉडल है गेज करने का, या ये सस्टेनेबल है? अगेन ये आपसे पूछना चाहूंगी। देखिए अभी जो मोस्ट रीसेंट फिगर सामने आई हैं वो तो कह रही हैं कि तकरीबन 134% मई के महीने में जो है वो डेफिसिट बढ़ गया है, यानी कि बहुत तेजी से उस सिमत में जा रहा है कि वो जो करंट अकाउंट सरप्लस की बात की जाती थी वो बहुत ही तेजी से करंट अकाउंट डेफिसिट में बदल जाएगा अगर यही वाली ट्रैजेक्टरी रही तो। देखिए बात ये है कि लुब्बे लुबाब जो सारे खेल का है वो है मुल्क के अंदर गुर्बत को दूर करना। अवलीन जो माशी पॉलिसी का हदफ होता है वो ये है कि हमने अपने मुल्क में गुर्बत को दूर करना है। अब जरा उसकी हकीकत सुन लीजिए कि पीटीआई को तकरीबन 1024-25 दिन हो गए हैं पावर में आए हुए। 1000 दिन पहले जो सर्वे सामने आ रहे थे उसके मुताबिक तकरीबन 30% पाकिस्तान की जो आबादी है वो शरह गुर्बत से नीचे रह रही थी। वो तकरीबन 7 करोड़ पाकिस्तानी बनते थे। आज वही सर्विस ये बता रहे हैं कि तकरीबन 41% पाकिस्तान की आबादी जो है वो गर्द शरह गुर्बत से गिर गई है। तकरीबन 9 करोड़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो शरह गुर्बत से नीचे रह रहे हैं। अब आप अंदाजा कीजिए कि 2 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं इजाफी पाकिस्तानी शरह गुर्बत से गिर गए हैं 1000 दिनों में। तो औसतन रोजाना का तकरीबन 20,000 पाकिस्तानी ऐसे थे जो शरह गुर्बत से गिर रहे हैं औसतन, और ये मामला चल रहा है पिछले 1000 दिनों से। देखिए अभी जो 2 दिन पहले पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जो फिगर्स रिलीज किए हैं अपनी महंगाई के हवाले से, वो ये कहती हैं कि मुर्गी का गोश्त जो है वो सिर्फ 1 साल में मई 2020 से लेके मई 2021 तक उसमें कोई तकरीबन 60% इजाफा है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब ये सवाल पूछा जाता है कि मुर्गी की कीमत 60% क्यों बढ़ गई है तो उसका जवाब हुकूमती नुमाइंदे जो हैं वो ये देते हैं कि देखिए हमने कितना टैक्स इकट्ठा कर लिया। अब वो पीबीएस वाले कहते हैं कि 1 साल में अंडे की कीमत जो है वो 55%। मेरी फिगर्स नहीं है, ये हुकूमत का अपना इदारा जो है वो अपनी वेबसाइट पे लगा रहा है। 55% अंडों की कीमत बढ़ी है 1 साल में। उसके अगर ये सवाल पूछा जाता है तो आगे से जवाब मिलता है कि देखिए हमने कितनी कारें बेच डाली हैं, कितने मोटरसाइकिल बेच डाले। बिल्कुल बेच डाले, उसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन लुब्बे लुबाब ये है कि क्या गुर्बत बढ़ रही है या गुर्बत कम हो रही है।
ठीक, मुज़म्मिल साहब की तरफ चलती हूँ। मुज़म्मिल साहब, यही पॉइंट लुब्बे लुबाब ये है कि क्या जो डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि गुर्बत बढ़ रही है या गुर्बत कम हो रही है, ये फिगर्स तो पीबीएस के अपने रिलीज़ करदा फिगर्स हैं। इसमें अब प्रॉब्लम आप क्या समझ रहे हैं? क्या प्रॉब्लम है कि आम आदमी तक ये जो ग्रोथ के फिगर्स हैं, इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही है तो उसके समरात जो है वो नहीं पहुंच रहे? क्या ये सिस्टमिक फेलियर्स हैं या जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार कहते हैं माफियाज हैं, या पॉलिसीज़ जो हैं वो ठीक नहीं है? क्या आप क्या समझते हैं, क्या वजह है कि आम आदमी की जो ज़िंदगी है वो बेहतर नहीं हो रही? देखें डॉक्टर साहब, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये जो गुर्बत के नंबर और गुर्बत की लकीर से नीचे और बेरोज़गारी के जो नंबर आ रहे हैं, अगर डॉक्टर साहब स्पेसिफिक कर देते कि इस इदारे थे या इसने ये छापा है तो वो हम सबके लिए आसान हो जाता, हम रिकन्फर्म करते। मेरे ख्याल में पाशा साहब की हफीज पाशा साहब ने ये इस पे लिखा है, बहुत एक्सटेंसिवली लिखा है। हफीज पाशा साहब ये फोरकास्ट कर रहे हैं। अच्छा, हफीज पाशा साहब ने लेबर सर्वे कराया है, क्या कराया है, मेथडोलॉजी क्या है, वी नीड टू नो दैट ना। लेकिन मैं आपको एक नंबर कोट कर देता हूँ वर्ल्ड बैंक का। हाँ, अब मैं वर्ल्ड बैंक का नंबर कोट कर देता हूँ। बड़ा हम जो है वावेला मचाते थे पाकिस्तान का, बल्कि डॉक्टर साहब ने भी 2-3 दिन पहले मेरे ख्याल से एक ग्राफ बनाया था जिसमें बताया था कि बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम इंडिया को भी क्रॉस कर गई है। इत्तेफाक की बात है, मैंने कल वर्ल्ड बैंक का जो पॉवर्टी मैप है, आप लोग भी चले जाएंगे तो उसको क्लिक करेंगे तो उसने 2021 के हिसाब से अपडेट किए हुए नंबर, और उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान की 24.9% ऑफ द पॉपुलेशन इज अंडर पॉवर्टी। ठीक है जी, बांग्लादेश 24.9% और इंडिया 21.9%। तो ये जो पॉवर्टी के जो नंबर है उसका जो लीडिंग इस दुनिया में है वो वर्ल्ड बैंक है, नंबर 1। तो मैंने जो पढ़ा मैंने ये बता दिया आपको। हफीज पाशा साहब की और 2 साल से मैं फॉलो कर रहा हूँ चीज़ें, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी उन्होंने जब ये नंबर आया था 3.9 तो पहले दिन उन्होंने कहा था ये नंबर गलत है, और 2 दिन बाद उन्होंने कहा मैं अपने शागिर्दों के साथ बैठा और ये नंबर सही है और ये शायद इससे बढ़ भी जाएगा, ये रिकॉर्ड में है, ये 3-4 टीवी चैनल्स में। ठीक है, हफीज पाशा साहब ने 2018 में जब 19 अरब डॉलर करंट अकाउंट डेफिसिट था तो उस वक्त कहा था पाकिस्तान का 24 अरब डॉलर जा रहा है, और था 2020 में पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा अपनी डेट एप्लीकेशन। तो देखिए, हफीज पाशा इज नॉट द अथॉरिटी, नंबर स्पीक्स लाउडर देन एनीथिंग। कल ही स्टेट बैंक की 6 माह की रिपोर्ट आई है, अभी ये हम 11वें महीने में हैं, लेकिन स्टेट बैंक की 6 माह की रिपोर्ट आई। इसीलिए मैं कहता हूँ आई डोंट फॉलो स्टेट बैंक, आई डोंट फॉलो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जो पल्स आज एक आम आदमी बता सकता है ये रिपोर्टें नहीं बताती। कल स्टेट बैंक की रिपोर्ट में बेरोजगारी से रिलेटेड उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जब कोविड आया तो वो क्योंकि कंप्लीट लॉकडाउन था तो उनकी नौकरियां जो है, क्योंकि जो डेली वेजर्स थे ये थे वो थे, सबकी जो है नौकरियां खत्म हो गई थी। लेकिन एज ऑफ दिसंबर 2020 ऑल दीज जॉब्स हैव बीन रिस्टोर्ड बिकॉज वी हैव, जो हमने स्मार्ट लॉकडाउन किया, इकोनॉमी को खोला, वो आ गया नंबर। अब आप आ जाएं 2008 से इंडिया की एवरेज जीडीपी ग्रोथ जो है 7% प्लस है, और हमारी एवरेज जीडीपी ग्रोथ जो है वो 2008 से। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी प्रोड्यूसर साहब, जरा अगर आप मुजम्मिल साहब को फोन लाइन पे ले लें, क्योंकि बार बार सिग्नल जो है वो फ्रीज हो रहा है और उनकी बात पहुंच नहीं पा रही है। अगर प्रोड्यूसर साहब अगर आप उनको फोन लाइन पे ले लें तो आई थिंक वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हिम बेटर। लेकिन जहां तक अभी बात की पर कैपिटा इनकम की बात हो रही है, या जो ये बात अभी कर रहे हैं, तो वर्ल्ड हमारे जो ये चीज़ें आ रही हैं उसके अलावा ब्लूमबर्ग ने भी ये रिपोर्ट किया। ब्लूमबर्ग ने भी बाकायदा इस पे जो है वो एक पूरा आर्टिकल जो है वो आया। और स्टेट बैंक, अगर हम पीबीएस की भी स्टेटिस्टिक्स जो हैं वो देख लें तो उसमें जो इन्फ्लेशन के फिगर्स हैं वो तो हमें नज़र आ रहे हैं, वो उसके बारे में बात भी करते हैं, महंगाई भी जो है वो बढ़ रही है। और इसके अलावा जब वो 5 सेक्टर्स, डॉक्टर साहब आपकी तरफ आती हूँ, जो 5 सेक्टर्स वो पीबीएस के उसमें भी आते हैं जिनमें जो है वो डेली वेजेस के जो है वो बात की जाती है, उसमें भी बाकायदा ये बताया जा रहा था कि वेजेस कितनी हैं
और उसके अलावा उनकी जो है वो इन्फ्लेशन कितनी है, रियल वेजेस की जो बात की जाती है उससे आप निकाल सकते हैं। क्या आप समझते हैं कि जो मुज़म्मिल साहब बात कर रहे हैं ये सही है, या जिस तरह वो कह रहे हैं कि फिगर्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स, या जिस तरह पल्स वो बात कर रहे हैं कि आम आदमी की ज़िंदगी तो बेहतर हो रही है, वो तो ये बात कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक पर कैपिटा इनकम का ताल्लुक है, जो गलती हो गई हुकूमत की तरफ से, उन्होंने जो जीडीपी है वो हाजिर ले ली और जो आबादी थी वो 2 साल पुरानी ले ली। अगर आज की जीडीपी में हम 1947 की आबादी से उसको डिवाइड कर ले तो जीडीपी पर कैपिटा बड़ा सिंपल होता है। पूरे मुल्क में जो जीडीपी है उसको हमने डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ पीपल जो हमारे मुल्क में रहते हैं। अगर हम जीडीपी आज की ले लें और 1947 की आबादी ले लें तो उसका जो नतीजा निकलेगा वो ये निकलेगा कि हम अमेरिका से भी ज्यादा अमीर हो गए। तो वी हैव टू बी रियली केयरफुल कि जिस साल की जीडीपी ले रहे हैं उसी साल की आबादी भी लेना जरूरी है। तो वहां तो हुकूमत से एक ये गलती हो गई कि हाजिर जीडीपी ले ली और उसको डिवाइड उन्होंने 2017 की आबादी से कर दिया। देखिए, एक और पीबीएस की, पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स की अपनी रिपोर्ट है और वो ये कहती है कि 2 साल पहले पाकिस्तान में 5.5 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं वो टर्म इस्तेमाल करते हैं इकोनॉमिकली एक्टिव, और मैं उसको उर्दू में शायद आसान उर्दू में तर्जुमा कर लूंगा कि उनका रोजगार लगा हुआ है, या वो कोई अपना दिहाड़ी करते हैं या अपना बिजनेस करते हैं या उनकी नौकरी लगी। तो 5.5 करोड़ लोग जो थे वो देवर इकोनॉमिकली एक्टिव। आज 35 मिलियन, 3.5 करोड़ लोग ऐसे हैं, ये मेरी फिक्र नहीं है, ये पीबीएस वालों ने दी, कि 3.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इकोनॉमिकली एक्टिव हैं। तो अब देखिए कि अगर महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, अब पीबीएस की जो अपनी आज की कल की फिगर, परसों की फिगर आई है, वो कह रहे हैं कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो तकरीबन 19% बढ़ रहा है, और जो खुराक की कीमतें हैं, अभी जिक्र किया गया कि शायद रूरल एरियाज में लोग जो हैं उनकी बड़ी बेहतर जिंदगी हो गई है क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट प्राइस बढ़ गई है और गंदम की कीमत बढ़ गई है। ऐसा हकीकतन नहीं है। जो हुकूमती फिगर्स हैं वो ये कहती हैं कि जो खुराक की इन्फ्लेशन है रूरल एरियाज में, यानी कि गांव में, वो ज्यादा है शहरी इलाकों के मुकाबले में। ये पिछले 2 दिन की फिगर है और ये मुसलसल 6 महीने से 8-9 महीने से यही। अच्छा, फिर ये बताइए, जो भी मुज़म्मिल साहब जिस तरह बात कर रहे हैं कि अगर आप देखें मोटर बाइक्स की सेल देखें, कार सेल्स देखें, वो ऊपर जा रही है, दैट मीन्स ये खुशहाली की तरफ जो है वो इंडिकेशन है। फिर ये समझा दीजिए एक आम आदमी जिस वक्त आपको देख रहा है कि ये क्या है, ये क्या फिनोमेना है? देखिए, एक ये वाला फिनोमेना दुनिया भर में देखा जा रहा है कि जो गैप है अमीर में और गरीब में, ये पेंडेमिक के नतीजे में वो बढ़ गया है। पाकिस्तान में भी हमें ये नजर आ रहा है, स्टॉक मार्केट आप देखें कि बूम कर रही है और कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी बड़ी हाई जा रही है, इसमें कोई शक नहीं, जिसके नतीजे में कराची स्टॉक एक्सचेंज जो है या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बढ़ रही है। लेकिन ये कोई इशारिया नहीं है कि अब देखिए, जो पाइड की रिपोर्ट आई है स्टॉक मार्केट के हवाले से, वो ये कहते हैं कि 31 फैमिलीज हैं पूरे मुल्क में जो तकरीबन 60 से 70% स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करते हैं। अब जो सेंसस, लेकिन डॉक्टर साहब माजरत के साथ जो मोटर बाइक है वो कोई अमीर आदमी तो इस्तेमाल नहीं करेगा ना। उस कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछना चाह रही हूँ कि अगर ये बात की जा रही है, जनरली जो है ये कहा जाता है कि उस तरह मतलब ये एक इंडिकेशन है कि जो लोअर मिडिल क्लास है या जो वर्किंग क्लास है उसकी जो ज़िंदगी है उसमें बेहतरी आ रही है, अगर मोटर बाइक्स की सेल्स को जो है वो देखा जाए। शायद ये कंक्लूड करना मुश्किल होगा कि सिर्फ मोटर बाइक की सेल्स के ऊपर हम ये कंक्लूजन निकाल लें कि जो मिडिल क्लास आदमी है उसकी जिंदगी में बेहतरी आ रही है। एक वजह इनके पीछे ये है कि जो सूद की शरह है वो तकरीबन जो 13.5% थी, और कार लेने जाएं या मोटरसाइकिल लेने जाएं तो वो आपको 17-18% चार्ज किया करते थे, वो अब नीचे आके तकरीबन 9-10% पे आ गई है। वहाँ पे एक जो है आपकी जो किस्तें बनती हैं महाना के हवाले, महाना के हिसाब से वो बड़ी तेजी से नीचे आई हैं। वो एक वजह है कि मोटरसाइकिल्स की तादाद जो सेल्स की तादाद है, लेकिन गुर्बत जो है उसको कम करना जो है वो अशद जरूरी है। गुर्बत को कम करना अशद जरूरी है। मुझे डॉक्टर साहब एक ब्रेक लेनी है और उसके बाद मैं कियानी साहब की तरफ आऊंगी, उनसे भी जो है उनका पॉइंट ऑफ व्यू लूंगी। विल टॉक अबाउट दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बिलाल साहब, ब्रेक से पहले डॉक्टर साहब भी जो एक्सप्लेन कर रहे थे, बात हो रही थी कि ये जो सारी ग्रोथ अगर हो रही है तो इस पे जो है इसके समरात हैं वो आम आदमी तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे? क्या वजह है कि इसके समरात आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रहे? सो इफ आई आस्क योर इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, पार्टी लाइन को अगर आप ना भी करें, आप क्या समझते हैं? देखिए, पार्टी लाइन की इसमें बात नहीं है, इसमें बात अब फ्रैंकली इदाद शुमार की भी है और हकायक की भी है। मैं अब आपकी इजाज़त से, चूँकि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का इसका मकसद नहीं है, मगर देखिए इनके अपने MNAs भी ये बात तस्लीम करते हैं कि हल्के में जाते हैं तो ये इस चीज़ को तस्लीम करते हैं। इनके अपने कैबिनेट मेंबर्स कहते हैं कि लोग अभी तंग हैं, वो क्योंकि वो नहीं अभी शक्ल दिखा सक रहे, और ये बिकॉज ये इश्यूज़ हैं, और इनका जितना मर्जी है चाहें कि कहें कि मईशत अच्छी है, वो टीवी पे भी आके इसलिए तस्लीम करते हैं क्योंकि पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नहीं रहती अगर आप अभी ये कहें कि लोग खुशहाल हैं। सो देयर इज़ एन इशू, देयर इज़ अ सीरियस इशू। दूसरी बात जो आपने ग्रोथ का कहा कि इतनी अच्छी ग्रोथ है तो फिर क्यों नज़र नहीं आ रही? इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं है। पहली कंटेंशन ये, इनके नंबर्स के बावजूद, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप इनके नंबर्स ले भी लें तो हर साल की एवरेज ग्रोथ पॉपुलेशन ग्रोथ से कम है। अगर आपका ग्रोथ रेट आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ को मैच नहीं कर रहा तो खुशहाली तो नहीं होगी, बदहाली ही होगी। तीसरी बात यह है कि देखें, आप जो मर्जी नैरेटिव बिल्डिंग कर लें और स्पिनिंग कर लें, दो चीज़ें जो मैं आपके सामने अगर रख दूँ, वज़ीर आज़म साहब एक तरफ कहते हैं कि जी मईशत में हमने बड़ी बेहतरी लाई है। भाई बेहतरी लाई है तो फिर आपने 3 फाइनेंस मिनिस्टर्स क्यों फारिग किए हैं? आपने 10 महीने बाद असद उमर को फारिग किया। अब हफीज़ शेख को पहले इस हद तक रखा कि हम इनको सेनेटर बना के फाइनेंस मिनिस्टर बनाएंगे। वंस ही लॉस्ट द इलेक्शंस, उसमें कॉन्फिडेंस रिपोज किया, उसके बाद फिर परफॉर्मेंस पे ही निकाल के अब शौकत तरीन साहब, हमाद अजहर साहब को लाए हैं 17 दिन के लिए। सो यू डोंट चेंज फाइनेंस मिनिस्टर्स लाइक दिस ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, अगर आपका वाकई ख्याल हो कि बेहतरी हो रही है। अब आप इनकी गवर्नेंस का हालत देख लें कि अभी बजट से चंद दिन पहले फाइनेंस सेक्रेटरी को भी उन्होंने, वेल रिप्यूटेड थे, उनको भी इन्होंने सडनली रिमूव कर दिया जस्ट बिफोर बजट। आखिरी बात ये कि आप मतलब कि रमज़ान में आपने देखा है, और यही ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, हमने अपने इलाके में हर जगह पे देखा है कि लोग 80 रुपये चीनी लेने के लिए, 70-80 रुपये चीनी लेने के लिए कतारों में खड़े में 1-1 किलो की चीनी लेने के लिए हाथ पे वो निशान भी लगवा रहे हैं, शनाख्ती कार्ड हाथ में पकड़े हुए। अगर खुशहाली हो तो मतलब कि 2018 में जो शख्स 55 रुपये की किलो की साथ वाली दुकान से ले सकता है, अब लोग अगर इस पे मजबूर हो गए हैं कि औरतें बुजुर्ग लोग 1-1 किलो खड़े हुए हैं, तो दिस इज, अब ये हालात इससे बेहतर नहीं। तीसरी बात फाइनली जी, ये जो आपका ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की फिगर्स का हवाला देते हुए, SPI जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, जो 51 एसेंशियल आइटम्स को ट्रैक करता है, वो 25 मार्च से वीकली बेसिस पे 15% से ऊपर है। ईयर ऑन ईयर इस वक्त 17% का इंक्रीज। जी, और कंसिस्टेंटली अबव 15% सिंस द 25th ऑफ मार्च, कंसिस्टेंटली अबव 13% सिंस द 25th ऑफ फरवरी। और अभी जो मई की रिपोर्ट आई है उसके अंदर आप देख लें कि चिकन, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की 60% इन्फ्लेशन जो है चिकन की कीमत, मतलब मुर्गी की कीमत में है, अंडों में 55% है, और रूरल फूड इन्फ्लेशन 13% आई है फिर से। तो ये हकायक हैं, ये सिर्फ एदादो शुमार या ये नहीं है। हम मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करें तब भी यही हालात हैं, आप बाज़ारों में जाएं तब भी ये हालात हैं, आप अपने यहाँ पे स्टाफ से बात करें, आप जिस बंदे से बात करें, ये हालात है जी। दिस इज़ द रियलिटी। क्या साहब, मुझे प्रोग्राम जो है वो क्लोज़ करना है। आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, मुजामिल साहब आपका बहुत शुक्रिया। आखिर में यही कहेंगे कि नंबर्स जो भी हों, लेकिन फील इसकी तब तक नहीं आएगी जब तक आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो बेहतर नहीं होगी। हमें इजाज़त दें, लेकिन प्रोग्राम क्लोज़ करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहती हूँ कि बच्चों को बार बार आपको पोलियो के कतरे जो हैं वो पिलाना है, वो मुज़रे सेहत नहीं है। दुनिया के लातादाद मुस्लिम ममालिक में पोलियो की वैक्सीन जो है वो दी जा चुकी है। आप बेफिक्र होकर अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाएं, क्योंकि मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। On that note, we'll end this program. We'll see you tomorrow. Good night and Allah Hafiz.